स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने कई प्रकार की परियोजनाओं को प्रारंभ किया है, जिसमें उन परीक्षार्थियों के लिए जो बड़े जीवंतता के साथ और जुझारूपन के साथ तैयारी करते हैं, परंतु कई बार रणनीति का स्तर पर यह नहीं समझ पाते कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए या प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न का उत्तर कैसे निकाला जा सकता है, या किस सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ओवरऑल तैयारी की प्रक्रिया में उन्हें किस सेक्शन से किस प्रकार के तथ्यात्मक या अवधारणात्मक प्रश्नों को या प्रश्न के उत्तरों को तैयार करना चाहिए, या किस सेक्शन को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। विशेषकर वे परीक्षार्थी जो भारत के सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं या दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, या किसी कारण से दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते, रणनीतिक तौर पर अपने आप को कैसे वो दक्ष बनाएंगे, अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, इसी के लिए टीम दृष्टि ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन परीक्षार्थियों को भी या और भी जो परीक्षार्थी हैं उनको पूरी तरह से तैयार करके, ताकि वो अपने प्रश्नों तक अपने ज्ञान के पहुंच को सुनिश्चित कर चयन को भी सुनिश्चित कर सके, इस परियोजना को प्रारंभ किया है। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इसी प्रकार से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए भी कई प्रकार की परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर आप तक ऑलरेडी पहुंचाए जा चुके हैं। क्या प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की रणनीति कैसी हो, इस पर भी वीडियोस आप तक पहुंचा है। मुख्य परीक्षा के लिए यह कार्यक्रम विशेष तौर पे चलाया जा रहा है। अब मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के लिए अर्थात उत्तर लेखन के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने खुद वीडियो बनाया है, बहुत सारगर्भित, बहुत शानदार विश्लेषण, हालांकि वो थोड़ा लंबा है, उसको इन शॉर्ट करके आप देखिए और समझिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न आ चुके हैं, आए हुए हैं, उन प्रश्नों का एक सारगर्भित मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण, साथ ही साथ उसका उत्तर कैसे बनाया जा सकता है, उनमें किन किन पॉइंट्स को हम रखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि उत्तर हमें लगभग आता है, तो बेहतर प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण कैसे बनाया जा सकता है, इसी परिचर्चा के अंतर्गत या इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए ये वीडियोज़ बना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2021 में जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी के प्रश्नों का उत्तर हम दे रहे हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के लिए कार्य कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे, उसके पहले प्रश्न का वीडियो ऑलरेडी आप तक पहुँच चुका है। ये दूसरा प्रश्न है, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिकीय पर्यटक सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मीन्स इलस्ट्रेट द मेजर फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट्स ऑफ यूपी। ओबियसली, हालांकि नेशनल पे भी हो सकता था, इंटरनेशनल पे भी हो सकता था। तो इसके मेजर फीचर्स को हम देखेंगे, अर्थात उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिकीय पर्यटक सर्किट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पर्यटन केवल नहीं है, सर्किट भी है और पारिस्थितिकीय पर्यटन है, के प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। अर्थात एक कॉमन सी बात यह है, मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा किया था कि आखिर प्रश्न में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में थे, जिनसे मैं पढ़ा भी था, यूपीएससी के बोर्ड में थे, तो ऑलमोस्ट वो एक तरीका बताते थे कि प्रश्न का उत्तर कैसे होना चाहिए। उसमें एक कोटेशन भी मैंने यूज़ किया था, मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपका ज्ञान या जानकारी नहीं चाहिए। और इसके अलावा उत्तर बनाने की प्रक्रिया कैसे बेहतर हो, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए कि अगर इंट्रोडक्शन का अर्थात परिचय का एक बेहतर जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन, इसको हम प्रेजेंटेशन कहेंगे, इस बेहतर प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम रखेंगे ध्यान परिचय का। परिचय को हम कहेंगे इंट्रोडक्शन, और यहां तक प्रयास कीजिए कि आप पहले ही ये मेंशन कर दीजिए कि इस प्रश्न के परिचय में हम कितने शब्द खर्च करने वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिकीय पर्यटक सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अर्थात ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न में जो परिचय होना चाहिए वो 10 से 15 शब्दों का होना चाहिए, और टोटल शब्द सीमा कितनी है?
125। तो आप 10 से मैक्सिमम 15 शब्द यहां पर खर्च कर सकते हैं। परिचय में क्या लिखेंगे आप, इस पे हम आगे आते हैं। इसका दूसरा सेक्शन होगा परिचय के बाद वन्यजीव पारिस्थितिकीय पर्यटक सर्किट। इसकी अवधारणा क्या है, अर्थात जो वन्यजीव पारिस्थितिकीय पर्यटक पर्यटन भी इसको कह सकते हैं, पर्यटक सर्किट, इसकी अवधारणा क्या है। क्योंकि ये केवल उत्तर प्रदेश में स्पेशल नहीं है, ये जो इको टूरिज्म सर्किट है ये पूरे नेशन वाइड या इंटरनेशनली भी ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो आखिर इससे जोड़ करके इसकी विशेषता क्या होगी, तो ये आंसर के मुख्य बॉडी का, मुख्य भाग का इसकी विशेषता क्या होगी। यहां पर कम से कम हमें 70 से 75 शब्द देना चाहिए, क्योंकि इसी पर पूरा उत्तर बेस करेगा और इसको उत्तर प्रदेश से हमें लिंक करना है। तो कम से कम यहां मेरा मानना है कि 75 शब्द, इसके साथ कुछ मानचित्र, मॉडल इसके सपोर्ट में, मॉडल, मानचित्र या फ्लो चार्ट वगैरह जो भी हो सकता है इसके सपोर्ट पे हम वो भी दें। अब इसके अलावा जो चर्चा है, जैसे प्रमुख जो उत्तर प्रदेश के पर्यटक सर्किट हैं या पारिस्थितिकीय पर्यटक सर्किट हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो इसी में हम जोड़ दे रहे हैं, लगभग यहां पर 20 शब्द और हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख इको टूरिस्ट सर्किट्स है उसके संदर्भ में बता रहे थे। मॉडल, मानचित्र, चार्ट जब देते हैं तो 75 और 20 यहीं पर हो गया आपका 95, 10 और 15 शब्द जोड़ देते हैं आप 105 के आसपास, तो आपका फिर आएगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। उसमें कुछ रिकमेंडेशंस हम लेंगे। अब इसमें ये जो 20 शब्द है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, यही यूपी स्पेशल हो जाएगा। यूपी के प्रमुख या यूपी के प्रमुख, क्यों सिंपल, पारिस्थितिकीय पर्यटक सर्किट। और ये जो 75 शब्द है ये कंसेप्चुअल है पूरा का पूरा, ये पारिस्थितिकीय पर्यटक सर्किट के विषय में है। अब आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश में स्पेशल क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा इको टूरिज्म का सर्किट बना है इसकी चर्चा हम करेंगे, और इको टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से लाभ हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं जो उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए या उत्तर प्रदेश पर भी लागू होते हैं, हम उनको इसमें मेंशन करेंगे। और लास्ट में फिर निष्कर्ष हमेशा भविष्योन्मुखी होना चाहिए। तो ओवरऑल यही इस पूरे प्रश्न का प्रेजेंटेशन होगा। अब इसमें इसको कैसे कंसेप्चुअली, चूंकि मुख्य परीक्षा में हमें यह मैसेज देना चाहिए कि मैं चीज़ों को इंटीग्रेट करने में सक्षम हूँ। इंटीग्रेट मतलब जोड़ने में, समायोजित करने में, क्योंकि प्रशासन इसी का नाम भी है ना। ओवरऑल प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे तो परिचय में 10 से 15 शब्द मैंने रखा था। वन्यजीव पारिस्थितिकीय पर्यटन सर्किट क्या होता है, थोड़ा सा इस पर जरूर हम लोग चर्चा कर लेंगे, कुछ मॉडल्स आदि दे देंगे, है ना। तो यह प्रश्न है जो इसका रिक्वायरमेंट है। अब आखिर इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा सर्किट क्या होता है। इसको मैं कॉपी करके कुछ चीजें मिटा के आपको फिर से बताता हूं। अब इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो सेव है, आप जब चाहे देख सकते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो टर्म है वो है सर्किट। सर्किट का मतलब क्या होता है, जैसे बिजली ही आप देखते हैं, या इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है चीजों को इंटीग्रेट करना, आपस में जोड़ देना। जैसे सर्किट से जो अवधारणा हम लेंगे, जैसे बिजली का ही सर्किट होता है ना, तो स्विच से लेकर, स्विच से बल्ब या एसी या कूलर जो भी आप ले लें, बल्ब, एसी,
या कोई भी इक्विपमेंट है ना, ट्यूबलाइट तक, स्विच से लेकर के बल्ब या एसी या किसी भी चीज को जिसको हम चलाते हैं उस तक धारा प्रवाह में समायोजन होता है। ये समायोजन मैंने जनरल टर्म लिख दिया, साइंस के माध्यम से देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का एक ही दिशा में फ्लो होता है और स्विच को ऑन करने से वही सर्किट बनता है। क्लियर हो गया? तो ये सर्किट का कंसेप्ट यहीं से लिया गया है। इसके साथ साथ देखिए तो औद्योगिक कॉरिडोर, अभी ये भी बहुत पॉपुलर चल रहा है। ये क्या है? तो कई उद्योगों को आपस में इंटीग्रेट कर देना, आपस में जोड़ देना, जैसे दिल्ली, मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, ये मैं पूरा लिख ही दे रहा हूं, औद्योगिक कॉरिडोर। अर्थात ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर क्या होगा? अब देखो, दिल्ली उत्तर प्रदेश का मेरठ या गाजियाबाद, नोएडा, साथ में फरीदाबाद, गुड़गांव, ये पूरा का पूरा एक दिल्ली औद्योगिक प्रदेश है। साथ ही साथ मुंबई अहमदाबाद औद्योगिक प्रदेश है, उसमें पुणे भी आता है। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो गुजरात के कई और नए सिटीज, मध्य प्रदेश के भी कुछ नए सिटीज, राजस्थान के भी कुछ नए सिटीज आपस में जुड़ सकते हैं। कॉरिडोर मतलब एक जस्ट लाइक एक्सप्रेसवे हम बना देंगे और सबको आपस में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ देंगे, तो एक सर्किट की तरफ हो जाएगा। औद्योगिक कॉरिडोर भी यही अवधारणा है। तो किसी भी चीज को अवधारणा के अंतर्गत जब हम समझ जाते हैं तो उसका एप्लीकेशन अर्थात जो अनुप्रयोग है, उपयोग है, प्रासंगिकता से जोड़ करके वो अन्य क्षेत्रों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को पारस्की पर्यटन की प्रक्रिया में भी जोड़ा गया कि क्यों ना हम चीजों को इंटीग्रेट करें और उसका और बेहतर आउटपुट अर्थात लाभ प्राप्त कर सकें। या इसको हम समझ सकते हैं एक मॉल सिस्टम से। आप पहले दुकानों में जाते थे, ये एक क्वाटरनरी प्रकार की इंडस्ट्री भी है। पहले आप दुकानों में जाते थे तो एक जैसे कपड़ा ही खरीदना है, एक आप दुकान में गए, किसी एक दुकान में गए, जैसे एक फैमिली गई, एक हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे, छोटे बच्चे हैं, कार से स्कूटर से जैसे भी हो गए, एक शोरूम में गए, दूसरे शोरूम में गए, तीसरे शोरूम में गए, 1-2 घंटा समय जैसे बीता। इसी 1-2 घंटे के बीच में बच्चों को लगेगा कुछ भूख लगेगा या उनके मनोरंजन के लिए क्या हो रहा है, वो पेपा करना शुरू कर देंगे। श्रीमती जी का मामला कुछ अलग बनेगा। अर्थात आप इसमें परेशान ज़्यादा होते थे। लेकिन आप जब मॉल में जाते हैं तो मॉल में सारी दुकानें एक ही जगह मिलती हैं, खाने पीने से लेकर के घर में खाना बनाने तक के वस्तु, कपड़ा और साथ ही साथ मनोरंजन अर्थात सिनेमा हॉल भी आपको वहाँ मिलता है। और एक बेहतर पर्यावरण का मतलब कि एसी वेसी के साथ मिलता है, सिक्योरिटी की भी प्रॉपर वहाँ व्यवस्था होती है। इन सभी चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है मॉल। और ये सर्किट जो है, औद्योगिक कॉरिडोर जो है, वो जस्ट सिम्स लाइक अ मॉल है, मॉल सिस्टम है। अर्थात आपको इंटीग्रेटेड तरीके से वो सब चीज़ें मिलती हैं और साथ ही साथ जिस बात को लेकर पहले समस्याएं उत्पन्न होती थी, जैसे टूरिज्म से, पर्यटन से पर्यावरण को बहुत लॉस होता था, तो इको टूरिज्म का जो अवधारणा आया, अर्थात एक चीज आपने समझा सर्किट। फिर यहां पर है पारस्कीय पर्यटन, एक अलग टर्म है। अब ये पारस्कीय पर्यटन क्या है? तो पारिस्थितिकी सम्मत पर्यटन, अर्थात किसी भी प्रकार से पर्यावरण को, प्रकृति को लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें जोड़ी गई कि आखिर पर्यावरण को या प्रकृति को लॉस क्यों होता है। इसमें गवर्नेंस अर्थात जो अभिशासन की प्रक्रिया है, सुशासन से भी इसको जोड़ा जाएगा, अभिशासन की प्रक्रिया है उसको भी जोड़ा गया। तो एक सर्किट है, सर्किट का मतलब जैसे मॉल सिस्टम में सभी दुकानें हैं। अब दुकानों की वैरायटी क्या है? अर्थात कपड़ा, ये तो आप लेते ही हैं, खाने के वस्तु, जितने प्रकार, इवन जिम का सामान, मतलब जो भी आपके लाइफ में आवश्यक हो सकता है, बच्चों से लेकर के बड़ों का, बूढ़ों का, है ना, सफाई से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तक का, यानी उपभोक्ता वस्तु तक का दुकान होता है यहाँ पर। लैपटॉप से लेकर कुछ भी आप चाहें खरीदें, टीवी, फ्रिज, एसी, है ना,
सभी वैरायटी के दुकानों को वहां पे लगा दिया जाता है और एक ही कैंपस में होता है, वो सिक्योरिटी भी होता है वहां पर, सभी दुकानें होती हैं, सभी प्रकार की दुकानें होंगी यहाँ पे, सभी प्रकार की दुकानें होंगी। तो क्या होगा, सुविधा होगा, साथ में एक सुरक्षा होगी, सिक्योरिटी होगा, आराम होगा, आप आराम से मार्केटिंग या जो भी प्रोसेस है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें हर कोई लाभान्वित होता है, दुकानदार, उपभोक्ता और साथ में प्रशासन। प्रशासन में भी जैसे आप देखोगे जनरल मार्केटिंग के एरियाज में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, अर्थात इसमें लाभ सभी को मिलता है, उपभोक्ता को, कंज्यूमर जो हैं जो वहाँ जाते हैं, इसके अलावा जो वहाँ पर दुकानदार हैं और जो प्रशासन है, अर्थात मॉल सिस्टम में पार्किंग की भी समस्या नहीं आती है ना। इसके अलावा थोड़ा सजा धजा करके तो बनाया जाता है, अर्थात जब तीनों को लाभ मिलेगा तो ऑब्वियसली ये व्यवस्था बेहतर मानी जाएगी। तो इको टूरिज्म का एक कंसेप्ट है, सर्किट का एक कंसेप्ट है, और अब साथ में जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पर्यटकीय पर्यटक सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। क्लियर हो रहा है? तो ऑब्वियसली इन्हीं चीजों को हम वन बाय वन टर्म वाइज लेंगे और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। डिटेल में एक्सप्लेन करने की प्रक्रिया में कंसेप्ट्स का ध्यान रखेंगे। तो अब इसके पहले मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद हो, कि हम पहले किसी भी प्रश्न का प्रेजेंटेशन बनाएं। प्रेजेंटेशन में वन्यजीव पर्यटकीय पर्यटन सर्किट है, इसमें मैच द टर्म्स होगा। ये हम पिछले वीडियो में बताए थे। मैच द टर्म्स का मतलब होता है किसी भी प्रश्न से जो अपेक्षित संबंधित जुड़े हुए टर्म्स होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ही 9 इको टूरिज्म के सर्किट्स हैं, तो ये 9 इको टूरिज्म सर्किट आएंगे। बेहतर होगा उन 9 का नाम लिख दें, और मैंने कहा यहाँ पर कि मॉडल से, मानचित्र से, चार्ट से उनको हम प्रदर्शित करें, तो ये आपके उत्तर का श्रृंगार अर्थात लग्जरी हो जाता है। और प्रत्येक मैप, डायग्राम, चार्ट कम से कम 1 अंक तो लेता ही है। 8 में यदि आपको 1 भी मिल जाता है तो 10% से ज़्यादा हुआ। किसी अन्य परीक्षार्थी की तुलना में आप ज़्यादा बेहतर अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैच द टर्म्स हमेशा ध्यान रखना है आपको, कि जो अपेक्षित जुड़े हुए या संबंधित टर्म्स हैं उनको जरूर दें। और किसी भी उत्तर को बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए या उसके प्रस्तुतिकरण को बेहतर या श्रेष्ठ बनाने के लिए हम अगर पहले से जब चीज़ों को सोच और समझ कर रखते हैं तो उसी धारा प्रवाह के साथ वो आगे बढ़ता है। अर्थात प्रश्न में तो इको टूरिज्म सर्किट की बात की गई है, आपके उत्तर के निर्माण के प्रक्रिया में भी एक धारा प्रवाह अर्थात सर्किट जैसा चीज होना चाहिए। सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, यह प्रवृत्ति होनी चाहिए, है ना। तो उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पार्षकीय पर्यटक सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पार्षकीय सर्किट है वो कोई बहुत अलग या विशेष नहीं है। ओबियसली जो वन्यजीव पार्षकीय पर्यटक सर्किट हैं उनके कुछ अवधारणाएं हैं जो यूएनडीपी के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा भी उसको एडॉप्ट करके क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है ना। अर्थात इसका परिचय कैसे बनाएंगे, इसका परिचय कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं प्रश्न को ही कॉपी कर लेता हूं फिर से, ताकि प्रश्न भी साथ साथ दिखता रहे, तो ये मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब इसमें हमें बताना क्या है, वन मतलब इको टूरिज्म सर्किट, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट, है ना। इसमें सबसे बेसिक टर्म आएगा इको टूरिज्म और उसके सर्किट, वाइल्ड लाइफ से तो कंसर्न हो ही जाएगा। तो पर्यावरण सम्मत अब हमने इकोलॉजी से जोड़ दिया, यानी पर्यावरण के अनुरूप पर्यटन की प्रक्रिया इको टूरिज्म है, अर्थात पार्षकीय पर्यटक है। पर्यावरण या पार्षकीय सम्मत पर्यटन प्रक्रिया पार्षकीय पर्यटन है। और जब
ऐसे कई पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़कर एक सर्किट या आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे पारस्कीय पर्यटन सर्किट कहते हैं। ये होगी इसकी अवधारणा अर्थात परिचय। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में कई शिक्षक वैसे बस पॉइंट्स बता देते हैं कि आप ऐसे डिस्कस कीजिए। मेरा मानना है कि आपको उत्तर की पूरे प्रक्रिया को ही हम देते हैं, किस प्रकार से आप लिखेंगे और क्या लिखना है वहां पर। इंट्रोडक्शन का मतलब यहां हो गया परिचय, है ना। और मैंने आपसे कहा था कि 10 से 15 शब्द, तो आप 15 शब्द मान लीजिए परिचय। अब परिचय में सिंपल पारस्की सम्मत पर्यटन और ऐसे कई केंद्रों को आपस में जोड़ देने की प्रक्रिया पारस्की पर्यटन सर्किट है। पारिस्थितिकी सम्मत, सम्मत का मतलब होता है दैट मस्ट फेवर टू द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजी। जैसे हमने कहा गरीबी सम्मत, तो वहां पर आप गरीब को अवॉइड नहीं कर सकते, गरीबी को अवॉइड नहीं कर सकते, एनी हाउ आपको फेवर करना ही करना है। तो पारस्की या पर्यावरण सम्मत, है ना। तो यहां जो कि पारस्की लिखा था इसलिए मैंने पारस्की लिख दिया। आप चाहें तो यहां पर पर्यटन भी लिख सकते, पर्यावरण भी लिख सकते हैं। पारस्की सम्मत पर्यटन, अब 3 शब्द आपने खर्च किया। पारस्की सम्मत पर्यटन, इको टूरिज्म मतलब पारस्की पर्यटन है, अर्थात जिसमें पारस्की को हम फेवर करें। पारस्की सम्मत पर्यटन पारस्की पर्यटन है एवं जब ऐसे कई प्रादेशिक केंद्रों को पर्यटन केंद्रों को समन्वित कर, या सिंपल लिख सकते हैं हम लोग जोड़कर, केंद्रों को जोड़कर अर्थात इंटीग्रेट कर, है ना, जोड़कर निर्मित किया जाए तो उसे पारस्की पर्यटक सर्किट कहते हैं। क्लियर हो गया। ये एक परिचय हो गया। अब इस पे हम आगे देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से कंसर्न है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 पारस्की पर्यटक सर्किट हैं, जिसमें 28 ऐसे केंद्रों को जोड़ा गया। पर्यटन केंद्रों को जोड़ा गया है। अब देखो ये कई बार तथ्य देना भी आवश्यक होता है। 9 पारस्की पर्यटक सर्किट हैं, इसमें 28 ऐसे केंद्रों को जोड़ा गया है। अब मैंने कहा कि आपको कुछ मॉडल्स देना चाहिए, तो मॉडल कैसे होंगे, किस प्रकार से निर्मित होंगे। तो पारस्कीय सर्किट के अंतर्गत क्या होता है, जैसे यहीं पे मैं बना दे रहा हूं, अलग पेज ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। पारिस्थितिकी पर्यटक सर्किट ये किसको इंटीग्रेट करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क। अब जितने भी नेशनल पार्क्स होंगे ये उनको इंटीग्रेट कर सकता है। वन्य जीव अभयारण्य को कर सकता है, और राष्ट्रीय पार्क तो एक ही है, वन्य जीव
अभयारण्य को कर सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कहते हैं हम लोग। साथ ही साथ जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमियां, आर्द्रभूमियों को कर सकता है। इसके अलावा जो पक्षी विहार हैं उनको आपस में करेगा, है ना। और साथ ही साथ अब देखो, बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर प्रदेश में नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यहां पर अगर आप पर्यटन पारस्की पर्यटन सर्किट, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, यूपी में, ठीक है, यूपी में। तो अब इसमें क्या और इंटीग्रेट हो सकता है, अब इसमें इंटीग्रेट हो सकता है वन क्षेत्र, बाघ संरक्षण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट्स। ये ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्क से अलग भी हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश का जो कतरनी घाट है वो नेशनल पार्क में नहीं है, वो टाइगर प्रोजेक्ट है इसलिए। या जो जिम कॉर्बेट के दक्षिण में नजियाबाद आदि जो उत्तर प्रदेश का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से लगा हुआ, सटा हुआ, उस क्षेत्र में कालागढ़ टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो जिम कॉर्बेट से अलग करके बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश में मुख्यतः है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया है और जोड़कर पर्यावरण का, साथ में पर्यटन के विकास की जो प्रक्रिया है, वही है पारस्की पर्यटन सर्किट। तो ये एक मॉडल है जो आप देते हैं, तो इस सभी चीज़ों को आपस में ये जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। जो समन्वय है इन सभी चीज़ों का करता है। क्लियर हो रहा है। अब चूंकि बायोस्फीयर रिजर्व यहां नहीं है, तो आप एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जैव मंडल संरक्षित या आरक्षित क्षेत्र नहीं है, इसलिए वो इसमें इंटीग्रेटेड नहीं है। क्योंकि हम लिख तो रहे हैं यूपी का ना, आ रहा समझ में। अब यहां पर उत्तर प्रदेश में कुल 9 पारस्की पर्यटक सर्किट हैं, तो उन 9 का पहले हम लोग नाम भी लिख देते हैं। यूपी के 9 पारस्की पर्यटक सर्किट। अब एक पारस्की पर्यटक सर्किट कई को आपस में जोड़ के रखेगा। जैसे सबसे जो पहला होगा वो होगा पश्चिमी, अब इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है पश्चिमी, पश्चिमी वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार पास के सर्किट। अब जैसे आप देखोगे सहारनपुर इसी में आता है, सहारनपुर के साथ साथ आप देखोगे और भी कई हैं, जैसे सहारनपुर में पक्षी विहार है, तो पश्चिमी वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार, इसके साथ साथ ब्रजभूमि, ब्रजभूमि पर्यटक सर्किट। इसके अलावा आप देखोगे टाइगर, तो ओबियसली टाइगर सर्किट यानी बाघ परियोजना सर्किट। अब इसमें जैसे 4 को जोड़ा गया है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। एक है दुधवा नेशनल पार्क, यही एकमात्र यूपी का नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। लेकिन इसके अलावा पीलीभीत बाघ रिजर्व, कतरनी घाट, इन सबको आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है ना, इन सबको आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी बुंदेलखंड, दक्षिणी बुंदेलखंड, विंध्यन, इसमें भी 5 ऐसे जैव मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि आते हैं,
विंध्यन। इसके अलावा आप देखोगे छठे में तो दो आगे वेटलैंड से कंसर्न होंगे। पहला हो जाएगा पश्चिमी आर्द्रभूमियां या आर्द्रभूमि केंद्र। सातवां हो जाएगा सेंट्रल, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, केंद्रीय आर्द्रभूमि केंद्र। आठवां हो जाएगा गंगा बेसिन और नौवां हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश के 9 प्रमुख पर्यटक सर्किट हैं, पूर्वी यूपी, जैसे यहाँ पर पश्चिमी यूपी था या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिख ही दे रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश वन्यजीव। यही है पूरा का पूरा 9 पर्यटक सर्किट। अब यहाँ पर आप, क्योंकि ये लिखने से क्या होगा, माइट बी पॉसिबल कि आप नाम भूल जाएं, हालांकि याद रखते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और मेरा मानना है कि 8 में आप 6 तक आराम से प्राप्त कर सकते हैं, 75%। और जब ऐसे प्रश्नों में जो कंटेंट और कंसेप्ट बेस होते हैं नंबर बहुत बेहतर आता है। मैंने कहा ना, जैसे आप एक आपने मॉडल दिया ये कि किसको किसको इंटीग्रेट करता है, तो जो पार्सकी पर्यटक सर्किट है उत्तर प्रदेश में भी वो इतने चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है। और चाहे तो इसमें मॉडल दे सकते हैं वरना हौच-पौच ना हो, इसलिए काफ़ी है ये। इसके अलावा आपने 9 के 9 दिया। अब यहीं पर आप एक मानचित्र बना दीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश का ही एक मानचित्र बनाइए। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र हो गया, पूर्व में इसके बिहार है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस प्रकार से आता है, ठीक है। अब इसको लोकेशन वाइज देखिएगा तो पहला हो जाएगा, अब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे सहारनपुर पक्षी विहार, ये पश्चिमी जीव अभयारण्य और पक्षी विहार में आता है। ब्रजभूमि आपको बढ़िया से पता है, आगरा यहां पर है तो मथुरा यहां पर होगा। ये दूसरा हो जाएगा ब्रजभूमि। तीसरा है बाघ परियोजना, तो ये पीलीभीत जिला से लेकर के कतरनी घाट और दुधवा नेशनल पार्क जो सरजू नदी के किनारे वाला है, ये हो जाएगा तीसरा। अर्थात उत्तर प्रदेश के जो मुख्य बाघ परियोजनाएं हैं, जैसे दुधवा, पीलीभीत, कतरनी घाट, है ना, ये घाटक नहीं होगा, घाट है, कतरनी घाट। अब ऐसे ही दक्षिणी बुंदेलखंड, तो ये चौथा हो जाएगा, ये है दक्षिणी बुंदेलखंड। पांचवा है विंध्यन, तो यहां से लेकर के ये पांचवा हो जाएगा विंध्यन। इसमें भी कई है, जैसे महावीर स्वामी, या आप इसका लें ब्रजभूमि का, या बुंदेलखंड का लें तो बुंदेलखंड वाले में जो चंबल परियोजना है और चंबल वन्यजीव अभयारण्य है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश तक है। तो मध्य प्रदेश वाले तक से इसको इंटीग्रेट करने की बात है ना। तो पांचवा हो गया। छठा हो जाएगा पश्चिमी आर्द्रभूमि, तो ये यहाँ पर शाहजहांपुर से लेकर उन्नाव और उसके आगे तक जाता है, ये पश्चिमी हो जाता है। केंद्रीय आर्द्रभूमि, ये कानपुर से लेकर के आपके प्रयागराज से आगे तक जाता है। गंगा बेसिन, तो ओवरऑल गंगा, ये आर्द्रभूमि का मतलब हो गया, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, आर्द्रभूमि का मतलब हो गया जो लेक्स है। और गंगा बेसिन को लेंगे तो ये यहां से गंगा के मूवमेंट से, यानी प्रयागराज से लेकर के ये पूरा का पूरा हो जाता है गंगा बेसिन। और पूर्वी वाला अर्थात ये हो जाएगा 6 नंबर, ये हो जाएगा 7 नंबर, ये हो जाएगा 8 नंबर, और ये हो जाएगा गोरखपुर देवरिया से इसमें आएगा 9 नंबर। उत्तर प्रदेश के यही 9 पार्सकी पर्यटक सर्किट्स हैं। अब एक पार्सकी पर्यटक सर्किट में 3 से 4 कम से कम वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी विहार, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यदि विंध्यन का ही लें तो महादेव स्वामी जो वन्य जीव अभयारण्य है,
इसके अलावा विंडम फॉल, चुनार विंडम फॉल वन्यजीव अभयारण्य बहुत छोटा सा है, बेसिकली मिर्ज़ापुर में विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ पर कई जलप्रपात हैं, वाटरफॉल्स, उसी में एक विंडम फॉल है, तो चुनार के आसपास है, तो विंडम फॉल, चुनार डैश विंडम फॉल वन्यजीव अभयारण्य। तो इसके अलावा चंद्रप्रभा चंदौली में है वो, तो ये सब इन्हीं क्षेत्रों में है, उन सबको आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन में अर्थात उत्तर के प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इसका प्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, फिर मैंने बताया कि इसका कंसेप्ट ओवरऑल क्या है, तो मैंने कॉरिडोर से तुलना किया, मॉल से तुलना किया, आपको कैसे आपस में जुड़ना है, उससे क्या लाभ हो सकते हैं आप समझे होंगे। फिर मैंने जस्ट एक परिचय में बताया कि पारस्की पर्यटन क्या है, और उत्तर प्रदेश में कुल 9 पारस्की पर्यटक केंद्र हैं जिसमें 28 को कम से कम जोड़ा गया है, और कंसेप्चुअली जो पारस्की पर्यटन सर्किट बनता है वो इनको आपस में जोड़ देता है, यानी सर्किट अर्थात सबको आपस में इंटीग्रेट कर देता है। अब मुद्दा है कि कौन कौन से हैं, तो यहां पर 9 के 9 का आपने नाम लिख दिया। अब 9 के 9 के नाम लिखने के बाद उसको आपने मानचित्र पर दिखाया, और देखो ध्यान से, यहां पर कई बार शिक्षक भी कहते हैं, मेरी असहमति है कि मानचित्र बनाना जरूरी नहीं है। मानचित्र से ओवरऑल आप अनुमान लगा सकते हो कैसे कैसे सबको आपस में इंटीग्रेट किया गया है। अब इस मानचित्र से बिल्कुल ही स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश जो एक मैदानी प्रदेश है, हालांकि थोड़ा बहुत पठार और पहाड़ियां भी हैं, मूलतः मैदानी प्रदेश है। इस मैदानी प्रदेश में भी यदि पारस्कीय पर्यटन अर्थात इको टूरिज्म की प्रक्रिया को पारस्कीय पर्यटन सर्किट की प्रक्रिया से जोड़ करके क्रियान्वित या संचालित किया जाए तो पर्यावरण के लाभ के साथ साथ सभी तरीके के लाभ प्राप्त होंगे। वो कौन कौन से आगे हम बताएंगे। और पर्यावरण यदि विकास से जुड़ा है, अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नारा क्या है, विकास ही पर्यावरण है और पर्यावरण ही विकास है। वो एक था ना, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। अर्थात यदि पर्यावरण को लॉस हो रहा है तो विकास बेहतर नहीं हो सकता। और जो रियल ग्रोथ है, ग्रीन ग्रोथ वर्सेस या रियल ग्रोथ वर्सेस जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जितने प्रकार के रिसोर्सेज का हम प्रयोग करते हैं उसकी कीमत, और साथ साथ इस विकास के प्रक्रिया में पर्यावरण को जितना क्षरण होता है, ऑलमोस्ट एक आकलन के माध्यम से उसकी कीमत निकालकर रियल ग्रोथ से, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ से निकाल देते हैं, तब प्राप्त होता है रियल ग्रोथ। अर्थात अगर हम 9% ग्रोथ कर रहे हैं और 3 से 4% पर्यावरण को लॉस में कम हो जा रहा है, तो रियल ग्रोथ तो 4 से 5 या 6% ही हुआ ना। तो और ये और भी कम हो सकता है। अर्थात पर्यावरण सम्मत विकास की प्रक्रियाएं, तो उत्तर प्रदेश में मोर और लेस सभी जगह पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के क्षेत्र हैं, है ना। ये आपके नोएडा तक जाता है इसका विकास, जो पश्चिमी वेटलैंड है ना, ये नोएडा तक जाता है। अब चूंकि स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है इसलिए मैं सबको डिटेल में नहीं जा रहा, ताकि आप प्रश्न के उत्तर के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ जो मुख्य बिंदु, तथ्य और साथ में उनका विश्लेषण आप देंगे, वहीं तक मैं इसको सीमित करके चल रहा हूँ। क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा था, 57 या 58 मिनट का था। मुझे लगता है आधा घंटा काफ़ी है आपके लिए, किसी भी इस प्रकार के प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर अब आपने 9 के 9 जान लिए। अब आखिर इसका लाभ क्या होगा, चूंकि पूछा गया है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिकीय पर्यटक सर्किटों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। हम तो मूल रूप से इस पे आएंगे ना। तो अब हम आते हैं यहाँ पे एक मॉडल बना करके, जैसे जो इको टूरिज्म में किन 3 चीजों को इंटीग्रेट किया जाता है, ये इको टूरिज्म है। इको टूरिज्म, इस इको टूरिज्म में हम क्या क्या इंटीग्रेट करते हैं, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करते हैं जो इन्वायरमेंट है यानी पर्यावरण के, अर्थात जो वन्य जीव अभयारण्य है, या संपूर्ण पर्यावरण में लिख दे रहा हूं, संपूर्ण पर्यावरण। अब इसका मॉडल तो ऑलरेडी मैंने दिया है आप लोगों को, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वेटलैंड, आर्द्र भूमियां, इन सबको आपस में ये
इंटीग्रेट करता है। क्लियर हो गया। दूसरा है वहां के जो लोकल कम्युनिटीज हैं, स्थानीय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्थानीय निवासियों को, अर्थात ये महसूस किया गया, देखो एक प्रक्रिया चली 70 के दशक के बाद। अब मैं इसके डेवलपमेंट पे नहीं जा रहा कि 65 में सबसे पहले इको टूरिज्म टर्म को यूज किया गया। बेसिकली 70 का वह दशक पूरे वैश्विक स्तर पे गवर्नेंस की प्रक्रिया के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। हर जगह जनता को जोड़ करके विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाने लगा। अब देखोगे यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में 2000 में प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या नीति में नया क्या है। जनसंख्या नीति में नए का तात्पर्य था कि उसके पहले जनसंख्या नीति सरकार की नीति और उसके क्रियान्वयन से संबंधित होते थे, परंतु 2000 में, हालांकि इसके पहले हुआ था ये, 2000 में तो यूपीएससी पे प्रश्न आया था मुख्य परीक्षा का, जनता के सहभागिता की सुनिश्चितता से मीन्स इंश्योर किया गया कि पीपल्स पार्टिसिपेशन, मास का पार्टिसिपेशन होगा तभी सक्सेसफुल हो सकता है। और नारा दे दिया गया हम दो हमारे दो, मतलब ये आपका कार्यक्रम है। दूसरी तरफ आप देखोगे सोशल फॉरेस्ट्री कंसेप्ट आता है वही 80s के डिकेड में। विट्सबाई, ही वाज द पायनियर टू प्रेजेंट द कंसेप्ट और परसेप्शन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सामाजिक वानिकी का है, देखो पहले होता था वानिकी कार्यक्रम, लाया गया सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। देखा गया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वृक्षों को लगा देते हैं, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि आम जनता का कोई लगाव उसके प्रति नहीं होता। जिम्मेवारी तो बहुत दूर की बात है, और जिम्मेवारी के साथ यदि लगाव का विकास हो जाए तब वो खुद पेन लेंगे कि वृक्षों को मरने नहीं देना है। और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम समाज से, समाज के लिए और समाज के द्वारा ही वानिकी कार्यक्रम को अमली जमा पहनाने का एक कार्यक्रम था। वैश्विक स्तर पे विट्सबाई ने इस कंसेप्ट को प्रेजेंट किया था। तो ये दौर था, दशक था, जब हर चीज को गवर्नेंस से जोड़ा जाने लगा। तो जो लोकल कम्युनिटीज के लोग हैं वो जंगल में लकड़ी काटना, शिकार भी कई बार करते थे ये लोग। अवैध शिकार ही होगा, शिकार हमेशा तो अवैध ही होता है, लेकिन इंटरफेरेंस इनका बहुत ज़्यादा होता था। हमने हमेशा लोकल जो नेटिव्स थे, वहाँ के स्थानीय लोग, कम्युनिटीज़ के लोग, उनको अवॉइड किया, खासकर ट्राइबल्स, जिससे समस्याएं बनी रही। अब आप सोचो, भारत का जो पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम पे क्यों पड़ा? जिम कॉर्बेट वो स्वयं एक शिकारी भी थे, लेकिन जिम कॉर्बेट का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने स्थानीय समुदाय अर्थात लोकल कम्युनिटी का जो कन्फ्रंटेशन होता था जंगल के क्षेत्रों में, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो स्थानीय निवासियों को किस प्रकार से सुरक्षा दी जाए, साथ ही साथ वन्य जीव अभयारण्य में रहने वाले जो भी जंतु हैं, वनस्पति समुदाय हैं, उनको किस प्रकार से सुरक्षा दी जाए। इसके लिए भारत में सबसे पहले कार्यक्रम को बनाना, क्रियान्वित करना, इसका श्रेय जाता है जिम कॉर्बेट को। इसलिए भारत में पहला नेशनल पार्क, अभी भी कई बार साक्षात्कार में पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट तो एक शिकारी थे, तो शिकारी के नाम पे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो, क्या जरूरी है? इसलिए नहीं कि वो शिकारी थे, इसलिए क्योंकि वन्य जीव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इस प्रक्रिया में 25 के आसपास महसूस किया, क्योंकि 35 में तो बना ही दिया गया था, आज़ादी के पहले ही महसूस किया गया कि जब तक हम लोकल कम्युनिटीज़ को इंश्योर नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, उनके रोजगार का उपाय नहीं करेंगे, ये कन्फ्रंटेशन चलता रहेगा। क्योंकि किसी का बच्चा मारा गया, अब वो इस विरोधाभास में जीने लगा कि अब हम सियार को या बाघ को, जिससे भी लगा, उसको रहने ही नहीं देंगे, मार ही देंगे, जंगल जला देंगे। एक बड़ी तीखी प्रतिक्रिया का दौर था जो उस समय जिम कॉर्बेट ने संरक्षित करके दोनों को डिमार्केट किया। भाई आप कृषि भी कार्य करेंगे तो यहीं तक करेंगे ताकि कन्फ्रंटेशन कम से कम हो, है ना। तो ओवरऑल स्थानीय निवासियों को फिर इंटीग्रेट करने की बात की गई। और तीसरा आ जाता है यहाँ पर पर्यटक। भाई आखिर पर्यटकों को भी तो कोई लाभ हो। क्या केवल हम इन्वायरमेंट के लिए सोचें? क्या केवल हम लोकल कम्युनिटीज के लिए सोचें? नहीं, हम पर्यटकों के लिए भी सोचेंगे। इन सबको आपस में इंटीग्रेट करके बेहतर से बेहतर स्कीम और सबको लाभ, है ना कंसेप्ट, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें सबका साथ और सबके विकास की बात की गई, क्योंकि यूएनडीपी ने
कई बार ये कहा है कि जो इको टूरिज्म के एरियाज हैं वहां पर 47% जो रोजगार है वो इको टूरिज्म से और 43% के आसपास कृषि से रोजगार प्राप्त होता है। अर्थात यूएनडीपी और यूएनईपी का जो एक सर्वे है, इको मतलब यहां पर पारस्की टर्म है, मैं पारस्की लिख दे रहा हूं, जो पारिस्थितिकी पर्यटन केंद्र हैं वहां पर 47% रोजगार पर्यटन से प्राप्त होता है और साथ ही साथ 43% रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। लेकिन इस कृषि की प्रक्रिया को हम कम कर सकते हैं, लाभ बढ़ा सकते हैं। जैसे वही इसी के लिए बनाया गया सर्किट, जब सबको हम आपस में जोड़ देंगे, क्लियर हो रहा है, और इससे सभी को लाभ कैसे मिलेगा, तो ये प्रोजेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा। चूंकि पूछा गया है विशेषताएं क्या हैं, तो अगेन हम इस मॉडल को देंगे जिसमें स्थानीय निवासियों को लाभ, पर्यटकों को लाभ और संपूर्ण पर्यावरण को इंटीग्रेट करके, अर्थात पर्यावरण को लाभ, स्थानीय निवासियों को लाभ और साथ में पर्यटकों को भी लाभ। इस प्रकार का प्रोजेक्ट है इको टूरिज्म सर्किट। तो देखो, अभी तक आपने जाना इको टूरिज्म क्या है। पर्यावरण सम्मत पर्यटन पारस्की पर्यटन है, और जब ऐसे कई पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है तब कहते हैं पारस्की पर्यटन सर्किट। उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे 9 पारस्की पर्यटन सर्किट्स हैं, जिसको कि लिख करके हमने नाम भी उसका इंडिकेट करके मैप पे भी बता दिया है ना। अब बच रहा है क्या उसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम लाभ देखें तो पारिस्थितिकी क्या लाभ है। पारिस्थितिकी को आखिर क्या लाभ है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पारस्की में छेड़छाड़ किसी प्रकार के परिवर्तन से नकारते हैं, उसको हम पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं। अर्थात नेचर में वनस्पति, जंतु, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, आप कॉमा देकर लिखेंगे, वनस्पति और जंतु को पूर्ण संरक्षण, वनस्पति और जंतु को पूर्ण संरक्षण, अर्थात जो पर्यावरण है उसको बहुत ज्यादा यहां पर लाभ मिलेगा, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैव विविधता या वन्य जीव, क्योंकि वन्य जीव पर ही प्रश्न है, के महत्व, वैल्यू एवं प्रासंगिकता कि न केवल जानकारी होगी बल्कि वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। आ रहा है समझ में। कुछ कोटेशंस यूज किए जाते हैं, लीव योर फुटप्रिंट्स रेदर देन अदर्स, मतलब पदचिन्हों को छोड़कर। अब पदचिन्ह का मतलब क्या हुआ, आप घूमने जाएंगे तो पांव के निशान तो वहां बनेंगे ना, पदचिन्हों के अलावा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो इसके लिए बेहतर है ले ही नहीं जाना है। पदचिन्ह के अलावा प्रयोग वर्जित। अब यहां प्रयोग वर्जित में ऐसे क्या होता है, पहले हम बॉटल ले जाते हैं, पिए, फेंक दे यार। इवन कई ऐसी चीजें चलते हैं, वहां बड़ा शांति है, जंगल टाइप का है, माहौल बना हुआ है, वहीं पर कुछ खाते पीते हैं, और जनरली खाने पीने के बाद फिर हम सफाई का कार्यक्रम नहीं करते। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो हम खाते पीते हैं जैसे चिप्स को ले लो या कोई भी ऐसी चीज, वहां पर जब हम उसको फेंकते हैं तो वहां के स्थानीय जंतु उसको खाते हैं, निवासी खाते हैं। उससे कई प्रकार की समस्या आई, खास करके अंडमान निकोबार में जारवाज को देखा गया। क्या देखा गया, वहां के जो पर्यटक थे वहां पे घूमने वाले, उन्होंने उनको वाइन तक पिलाना शुरू कर दिया। अब वो वाइन खोजने लगे, क्योंकि
हंडिया या जो शराब बनाते थे वो, हंडिया हालांकि झारखंड में बनता है और छत्तीसगढ़ में, मतलब उससे उनको बेहतर रेडीमेड मिलने लगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हुई, कई उसमें मरे, उनमें विशेष प्रकार के परिवर्तन आने लगे। अर्थात उसे छेड़ो मत आप, वो जैसा है बेहतर है। तो पदचिन्ह के अलावा कोई भी चीज छोड़ो मत, कुछ भी नहीं। खाना पीना, अंतराकर्षण बंद। अंतराकर्षण बंद। अब देखो ये इको टूरिज्म के सर्किट है, इको टूरिज्म की ही विशेषताओं से ये कंसर्न होता है। क्लियर हो रहा है? इन सब चीजों को हम बंद कर देंगे। अर्थात आप वहां पे कि भाई कुछ लेके आए हैं, अच्छा बंदर आया उसको ये खिला दिए। अगर वो फल खाते हैं, जंगली फल खाते हैं, उनको वही खाने दीजिए, क्योंकि कई बार क्राइसिस टाइम आता है, उस समय फिर वो मरने लगते हैं, विलुप्त होने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया से पारस्की को पूरी तरह से लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्या है? नो मोर होटल्स, लोकल होटल्स। स्थानीय अधिवासों को होटल के तौर पे यूज। अब उसको कैसे बनाया जाएगा ये आप सोचिए, क्योंकि कंक्रीट के हम रिजोर्ट्स बना देते हैं, वो गर्मी को बढ़ाता है, एक विशिष्ट एरिया में तापमान को बढ़ाएगा, साथ साथ और भी कई प्रकार के परिवर्तनों को कराएगा। सफारी से, खासकर नाइट सफारी इसलिए बंद कर दिया गया, जंतु सो रहे हैं, आप लाइट जला रहे हैं, वो डिस्टर्ब तो होते ही हैं। आप ही सो जाइए और कोई हर 10 मिनट पे आके बोले सो गए क्या, कैसा महसूस होगा? तो ये सारे के सारे स्थानीय अधिवासों में होटल का कार्य हो, अवसंरचना पर्यावरण सम्मत हो। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण सम्मत हो। क्लियर हो रहा है? तो ये हो जाएगा पारस्की को लाभ, जो इसके पहले वाले इस मॉडल से कंसर्न था। अब भाई स्थानीय निवासियों को क्या लाभ होगा? लोकल कम्युनिटी, स्थानीय निवासियों को लाभ। इनको लाभ नहीं मिलेगा तो समस्या बनी रहेगी। इनको इको टूरिज्म से 47% रोजगार जो है, उसके कुल का 90% रोजगार बाहर वालों को है। अगर वहां स्थानीय लोगों को रोजगार, 90% रोजगार बाहर वालों को है। रिजोर्ट्स बाहर के पूंजीपतियों ने बनाया है, नौकर चाकर भी उनका मानना है पढ़े लिखे नौकर चाकर रखेंगे, या जो सर्विस देने वाले लोग हैं, तो स्थानीय निवासी बेचारे अकेले रह जाते हैं, मतलब छूट जाते हैं विकास की प्रक्रियाओं से। तो टोटल रोजगार अर्थात पारस्की पर्यटन में 47% पर्यटन से रोजगार, जिसका 90% बाहर के लोगों द्वारा। तो भाई वहां के लोगों से तो अत्याचार होने लगा ना, वहां के लोगों पर। अब हमने क्या कहा? हमने कहा वो स्किल्ड नहीं है, तो स्किल्ड बनाओ ना। इसके लिए दक्षता ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, दक्षता ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। आ रहा समझ में? जब वो स्किल्ड होंगे, रोजगार में होंगे, बेहतर जीवन होगा, जीवन स्तर होगा, क्या हो रहा है, तो वे शिकार आदि यानी शिकारी संग्रहकर्ता जैसे जीवन की प्रक्रियाओं से खुद ही बाहर चले जाएंगे। तो शिकार आदि अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि वो वहां के स्थानीय निवासी हैं, वो नेचर से बड़े प्यार करते हैं, नेचर को स्नेह के दृष्टिकोण से देखते हैं, वो खुद नहीं चाहते शिकार करें।
कुछ मजबूरियां हैं। पहली मजबूरी रोजगार की है, खाने पीने की है, दक्षता बिल्कुल नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कि आप वहाँ के लोगों को जोड़कर ही करेंगे, है ना। स्थानीय निवासियों को लाभ। अब कृषि की प्रक्रिया है, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़कर, जो जैविक कृषि है, मैं ऑर्गेनिक ही लिख दे रहा हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं पर्यटन। भाई जो लोग भी जाते हैं घूमने के लिए वो चाहते हैं ऑर्गेनिक फूड्स को खाना। तो स्थानीय जो जिस प्रकार का दाल उत्पादित करते हैं, मोटा अनाज उत्पादित कर देते हैं। आप देखिए उत्तराखंड में एक मोटा अनाज होता है कोदो या कोदा, उसका 90% भाग चला जाता है जापान, जापान को निर्यात हो जाता है कोदा का। जापान उस कोदा को खा रहा है, मोटा अनाज होता है, लेकिन भारत के लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक है वो। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट आप दे सकते हैं। 5F की अवधारणा, 5F की अवधारणा ये क्या है भाई? ऐसे कुछ मॉडल्स दीजिए। 5F का मतलब हुआ, मैं यहीं बना दे रहा हूं इसी पेज पे, 5F अर्थात जो फॉरेस्ट से लाभ है। पहला हो जाता है फूड, भाई स्थानीय निवासियों को भोजन तो मिलता है ना, जैसे मधुमक्खी पालन होगा। फाइब्रे अर्थात रेशा, रेशम पालन आदि होता ही होता है। फूड फाइब्रे फूडर, चारा अर्थात जो स्थानीय निवासी पशुपालन का कार्य करते हैं उनको चारा भी तो मिलता है। फूड फाइब्रे फूडर फर्टिलाइजर अर्थात उनको जंगल से जैविक खाद की प्राप्ति होती है। तो फूड फूडर फाइब्रे फर्टिलाइजर और साथ में फ्यूल, ईंधन के लिए भी लकड़ियां मिलती हैं। और इसमें पर्यावरण सम्मत प्रकार से कार्य हो सकता है। अगर ये चीजें हमने एस्टेब्लिश कर दी तो अपने आप द कंसेप्ट ऑफ 5F वुड बी अप्लाइड इन द इको टूरिज्म सर्किट्स और इको टूरिज्म एरियाज। आ रहा समझ में? मतलब एक स्थानीय निवासियों को हम एक न्यास की तरह देखें। न्यास मतलब उनका विकास करना हमारी जिम्मेवारी है और वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उस प्रदेश के वो मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, लोकल नेटिव्स हैं। उनका विकास हमें करना ही होगा। तो किस प्रकार से विकास किया जाए? अभी क्या होता है, नहीं आप उधर नहीं जा सकते, तो जंगल के अधिकारियों से भी कई बार उनकी खूनी जंग हो जाती है। एक तो वैसे ही खाने पीने का सामान नहीं है, ऊपर से नया नया कानून बनाते हैं, उनको पार्टिस करनी होती है तो रात को भी घूम लेते हैं, विधि सम्मत हो जाता है वो। तो इस प्रकार के कन्फ्रंटेशंस के कई ऐसे कारण बनते हैं। हमें एक न्यास की तरह कार्य करना होगा उनके विकास के लिए। जब उनका विकास होगा तो खुद ही पर्यावरण वहाँ सुरक्षित और सुरक्षित रहेगा। तो स्थानीय निवासियों को लाभ। अब इसके अलावा पर्यटकों को भी लाभ मिलना चाहिए। देखो भारत में 70 के दशक का तक जो पर्यटन था, या 90 तक मानते हैं, वैश्वीकरण तक ये देखा गया कि पर्यटन का 90 से 95% भाग भारत में धार्मिक पर्यटन था। लोग पर्यटन करते थे तो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, मैक्सिमम में धार्मिक केंद्रों पर जाओ, बच्चों को लेकर के भी जाओ, वहीं घूमो, थोड़ा बड़ा पिकनिक भी हो गया और घुमा घूमी भी हो गया। लेकिन पर्यटन 5 प्रकार का होता है, अब तो 9 प्रकार का हो गया। पर्यटन उद्योग पे ये प्रश्न बनता है। जैसे मेडिकल टूरिज्म भी एक टूरिज्म है, बेस्ट सीनरीज का टूरिज्म भी टूरिज्म है। और इसी में आता है जो नेचुरल एरियाज हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वेटलैंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व, इसका पर्यटन भी एक पर्यटन है। इसको नेचुरल टूरिज्म कहते हैं। इसी को हम वाइल्ड मतलब जो पार्श्वीय पर्यटन भी कहते हैं। मतलब नेचर के सुरक्षा के साथ जब पर्यटन करते हैं हम तो पार्श्वीय पर्यटन हो जाता है। जब सबको जोड़ देते हैं तो सर्किट बन जाता है। तो पर्यटकों को क्या लाभ मिलेगा? अब एक नया पर्यटन जैसे रूरल टूरिज्म, वो गांव के घरों में रहना चाहते हैं,
गांव के लोकल फूड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादित हुआ फूड्स खाना चाहते हैं। जैसे खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय प्रदेशों में ये रूरल टूरिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्यों? स्थानीय लोग मिट्टी की लिपाई से, वहां के मकान जो बनते थे पहले पत्थर में, उड़द की दाल का प्रयोग भी होता था उसको जोड़ने में, सीमेंटेशन के प्रोसेस में, और वो गर्मी में ठंडा रहता था और ठंडे में गर्म रहता था। अर्थात जस्ट लाइक समझो ब्लोअर का भी काम कर रहा है और एसी का भी काम कर रहा है। हाउ दैट कुड बी पॉसिबल? दैट मे बी पॉसिबल एंड इट वाज गोइंग ऑन, स्टिल इट्स गोइंग ऑन, बट कंक्रीट के मकानों में सुविधाएं नहीं है। अब थोड़ी सी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे, जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पे एसी लगाने की व्यवस्था आ गई। एसी लगा, वहां का पर्यावरण, वहां का नेचर प्रदूषित होने लगा, नदियां सूखने लगी। उत्तराखंड में पिछले 3 दशक में लगभग 149 नदियां सूख गई हैं। वो बड़ी नदियां नहीं थी, लेकिन स्थानीय पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है आप सोचिए। अब ये कंसर्न था, मैंने बता दिया। तो पर्यटकों को क्या लाभ मिलेगा? पर्यावरण सम्मत पर्यटन। इसके अलावा जो नए प्रकार का पर्यटन है, अर्थात जो सुविधाएं हैं, खासकर सर्किट से, मतलब जो मॉल सिस्टम है कि एक बार में हम 3 पर्यटन केंद्रों को घूम सकते हैं। जो मॉल सिस्टम है, तो सुविधाएं क्या है? सर्किट से एक साथ कई केंद्रों का पर्यटन, साथ ही साथ पर्यटकों के लिए गाइडलाइन, कानूनी गाइडलाइन, भाई आप ये कर सकते हैं। ये होता है डूज एंड डोंट्स का, एंड डोंट का, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब चीज पहले ही बताया जाता है। इसके अलावा पैकेज सिस्टम, पैकेज सिस्टम में क्या होता है? पैकेज व्यवस्था। तो ये सारी चीजें पर्यटकों के लाभ से जुड़ जाती है। इसके अलावा ओवरऑल जो इकोनॉमी का लाभ होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था को लाभ, ये बहुत बड़ा है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो स्थानीय संसाधन से या स्थानीय पारस्परिक संसाधन से विकास। इसके अलावा कर प्राप्ति, या सिंपल लिख लीजिए रेवेन्यू को, अर्थात जो हमारा फंडिंग का व्यवस्था है रेवेन्यू, उसको लाभ मिलेगा। रेवेन्यू को लाभ है ना। तो ये सब इकोनॉमी को लाभ मिलता है, अर्थात ये एक ओवरऑल विकास की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे भी चाहे तो आप एक मॉडल दे सकते हैं, अर्थात लाभ वाले में तो पर्यावरण को लाभ, है ना, स्थानीय निवासियों को लाभ, पर्यटकों को लाभ, अर्थव्यवस्था को लाभ, जिससे प्रदेश को लाभ होगा। यही है इको टूरिज्म सर्किट। तो ये भी एक मॉडल हो सकता है। तो जहां पे आपको लगे कि शब्द सीमा क्रॉस हो सकता है या होने की संभावनाएं हैं,
वहाँ पे ऐसे मॉडल्स आप दे दीजिए, इस पर शब्द बहुत कम खर्च होते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाता है। और तब फिर लास्ट में एक आप निष्कर्ष दे दीजिए, उत्तर प्रदेश यद्यपि एक मैदानी प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश एक मैदानी प्रदेश के बावजूद 9 शासकीय पर्यटन सर्किटों को आपस व्यवस्थित कर पर्यावरण सम्मत स्थानीय निवासियों सहित विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। ये हो जाएगा इसका फिर निष्कर्ष। यही था इस प्रश्न का उत्तर, जिसमें कि मैंने प्रयास किया प्रत्येक संदर्भ में आपको बेहतर प्रकार से समझा करके तैयार करने का। अब इसमें फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सबसे पहले इसमें मैच द टर्म्स जरूर ध्यान दीजिएगा। जो मैच द टर्म्स हमने बताया था पॉइंट, अर्थात जो अपेक्षित, यहीं पे लिखा हुआ है पहले वाले में ही, जो अपेक्षित है ये टर्म्स आपके उत्तर में होना चाहिए, पहले ही आप निर्धारित कर लीजिए कि वो टर्म्स कौन कौन से हैं। प्रश्न को पहले तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब क्या होता है, कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं और तब हमें उत्तर में किन किन पॉइंट्स को या शब्दों के साथ पॉइंट्स को क्रिएट करके उत्तर बनाना है। तो उत्तर बड़ा ही बैलेंस होता है और एक धारा प्रवाह के साथ बेहतर प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया से प्रस्तुत होता है। तो सबसे पहले ये आप बनाइए, परिचय में कितना शब्द होगा, जो मुख्य पार्ट है उसमें कितने शब्द होंगे, उसको कितने पार्ट में बांटेंगे हम, है ना। फिर उस पर कौन कौन से मॉडल, मानचित्र या चार्ट दिए जाएंगे, और लास्ट में निष्कर्ष। इसी को फिर मैंने 1 by 1 एक्सप्लेन करना शुरू किया था। जैसे सर्किट क्या होता है, तो सर्किट मैंने आपको समझाया है, ये आप नहीं लिखेंगे। औद्योगिक कॉरिडोर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इंडस्ट्रियल सर्किट को ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं। कई औद्योगिक केंद्रों को, प्रदेशों को आपस में जोड़ देना सर्किट हो गया। तो यहाँ पर कॉरिडोर यूज करते हैं चूंकि बहुत विस्तृत क्षेत्र में ये होता है, और यहाँ पर हम सर्किट कहते हैं चूंकि लोकलाइज छोटे क्षेत्रों में होता है। अब उस कंसेप्ट से परिचय ऐसे बनेगा। इसके बाद प्रमुख, जो इसका एक मॉडल दे दिए, समन्वय किस प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन। इसके बाद जो प्रमुख 9 शासकीय पर्यटन सर्किट थे उत्तर प्रदेश के, नाम और साथ में मैप, ये जरूर दीजिए क्योंकि कंटेंट है। इससे एग्जामिनर को ये जरूर पता चल जाएगा कि आप कंटेंट अर्थात तथ्यात्मक प्रकार से भी प्रिपेयर हैं। और इसके बाद उसका नाम देने के बाद आप फिर ये मॉडल्स आदि दीजिए, आखिर इंटीग्रेशन किस प्रकार का हो रहा है, यूएनडीपी आदि के जो मॉडल्स हैं किस प्रकार से इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, पारिस्थितिकी को क्या लाभ हो सकता है, स्थानीय निवासियों को क्या लाभ हो सकता है, ये कंसेप्ट और 5F वगैरह दीजिए, है ना। पर्यटकों को क्या लाभ मिल सकता है, अर्थव्यवस्था को, और फाइनली आप इसको जोड़ दीजिए अभिशासन से, गवर्नेंस से। अभिशासन प्रक्रिया को लाभ, ये जरूर दीजिए, क्योंकि पीपुल्स पार्टिसिपेशन जो है ना वही गवर्नेंस है। अर्थात जनता के सहभागिता से जब किसी विकास कार्य को या किसी कार्यक्रम को हम क्रियान्वित करते हैं तो ऑब्वियसली स्थानीय निवासियों के सहभागिता की सुनिश्चितता इस बात की गारंटी है कि स्कीम ज़्यादा सफल होगा। और उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक सफलता मिली भी है ना। अब चूंकि सिंपल विशेषताओं को पूछा जा रहा है तो यही आप दे करके लास्ट में इसको कंक्लूड कर देंगे निष्कर्ष, और इस प्रकार ये समाप्त हुआ। तो यही 2021 के मुख्य परीक्षा का जो दूसरा प्रश्न था कि वन्यजीव जो शासकीय पर्यटन सर्किट है उत्तर प्रदेश के, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो मिलते हैं फिर अगले प्रश्न में। इसमें प्रश्नों के सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नों के समझ को पहले समझिए। प्रश्न का रिक्वायरमेंट क्या है, प्रश्न की मांग क्या है, मांग के अनुरूप पहले ही प्रेजेंटेशन बनाइए। ये 1 मिनट मैक्सिमम लगेगा, लेकिन बेहतर प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन बना लेने के बाद उत्तर हमेशा एक बेहतर धारा प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतने ही शब्द को, चूंकि इसलिए मैंने शब्द सीमा भी बता दिया कहाँ पे आप कितने शब्दों को दें। और जब आप अच्छे मॉडल डायग्राम के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो उत्तर का जस्ट लाइक एक श्रृंगार है, उस श्रृंगार के साथ हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर एक मॉडल 1 मार्क्स भी लेता है तो कम से कम 2 से 3 अंक, अर्थात 25% अंक तो आप मॉडल डायग्राम या मानचित्र से ही ले लिए। ये बहुत आवश्यक हो सकता है, आप जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।